Welcome. So today we are going to start another topic which is on standard solutions and reagents. So I always used to tell that whenever you're doing any testing in lab, जब भी आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं लैब के अंदर, तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो कैलिब्रेट होने चाहिए। उनको उनकी एक्यूरेसी को चेक करना चाहिए जब हम टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं उससे पहले। इसके अलावा जो अब हमारा कोई मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन के हम जानते हैं बहुत सारे मेथड होते हैं। प्रोटीन हम लोरी मेथड से करते हैं, पाइन मेथड से करते हैं, जल्दाल मेथड से करते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट मेथड है हमें वही सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के लिए जो एक्यूरेट मेथड है वो जल्दाल मेथड है। इस तरह से फैट के लिए काफ़ी सारे मेथड हैं, तो हम जो ग्रेविमेट्रिक मेथड को ही सिलेक्ट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक को इग्नोर करेंगे। और नॉट इग्नोर, मतलब जो बेस्ट एक्यूरेट मेथड है वो आपका मोजोनियर मेथड या ग्रेविमेट्रिक मेथड ही है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं लैब में, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। ठीक है, उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना है। whenever we are preparing solution that should be standardized। कोई अगर हमारे पास केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हाईली प्योर केमिकल्स होने चाहिए, जो इंश्योर करेगा हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का जब भी हम टेस्टिंग जब भी हम लैब में काम करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट whenever doing testing in any lab, we have to take care of three things. First is that our glasswares, any instrument we are using, that have to be calibrated. Second, so any solution which we are preparing, that should be standardized. Any chemicals which we are using, that should be highly pure. And also uh, uh, the method which you are using, say for many methods are there for protein estimation, many methods are there for protein estimation, many method may be there for carbohydrate estimation. So but we have to select a method which is giving the most accurate result. Okay, in that way we will have to have the accurate results for the testing. Okay, so today topic is standard solution, how to prepare standard solution in lab. This is very important topic as far as again competitive exam is concerned. So standard solutions, as written that standard solution and reagents are the core of any analysis। ठीक है, किसी भी केमिकल एनालिसिस के लिए जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ही reagents भी एक कोर है। कोर होता है, कोर मतलब मीन्स दे आर वेरी वेरी एसेंशियल दैट for the accuracy of the result. Now, the accuracy, repeatability, and precision of chemical analysis of food or dairy products depend on the accuracy of the reagents and solutions used in the if अगर मान लो solution ही accurate नहीं होंगे, ठीक है, मुझे 0.1 नॉर्मल चाहिए और वो 0.1 नॉर्मल होगा ही नहीं, तो वो जो हमारे जो रिजल्ट है वो अरेनियस आएंगे। ठीक है, तो कुछ हम टर्म्स के बारे में यहाँ लिखेंगे, पढ़ेंगे कि डिफरेंट टर्म्स का जानना जरूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इन्वॉल्व होंगी स्टैंडर्डाइजेशन में, वो हम बारी बारी से जानेंगे इस क्लास में। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज रिएजेंट। रिएजेंट का क्या मतलब होता है कि एज द नेम इंडिकेट, वो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंस के साथ, उसे रिएजेंट कहते हैं, या एन एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएजेंट का क्या मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस, और एजेंट विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। एजेंट विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएजेंट। ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स, बट देन वी आर स्टार्टिंग इट एंड देन वी विल रीच टू अवर पॉइंट। So what is mean by solution? Solution का क्या मतलब होता है कि always we know that a solution is made up of two parts. One is solute, other is solvent. Solute is present in lower concentration, and solvent is present in larger concentration. So I want, this is well known. Now if you divide the solution into three types, there are dilute solution, that is whose concentration is very less, concentrated solution whose concentration is large amount, that when large amount of solute is present, then it is called concentrated solution. Saturated solution is the solution in which no more solute can be added. ठीक है, a solution which contains the maximum amount of solute that can be dissolved in any given amount of solvent at a particular temperature। ठीक है, तो saturated solution क्या होता है? वो solution which contains the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature। ठीक है, that is saturated solution। सो स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसकी हमें स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन पता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इज नोन। ठीक है, जिसकी हमें स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन पता होती है, उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन? देयर आर मेनी वे। हम जो स्ट्रेंथ है या कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, वो हम काफ़ी तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वेरी दैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि जिस सोल्यूशन की हमें स्ट्रेंथ पता हो। ठीक है, उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अदरवाइज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, mass by mass। okay, so these are different mass fraction, ठीक है, ppm, ppb। ठीक है, so all these are the different method of expressing the concentration of any solution, but the most commonly used one, normal solution, molar solution and molar solution, these we will cover in detail।
Okay, so first is normal solution. What do you mean by normality? Then define the gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. क्या definition है? Gram equivalents of solute present in 1 liter of solution, that is known as the normality. ठीक है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है वो अभी हम जानते हैं. कि सॉल्यूशन containing 1 gram of solute in 1 liter of solution, that is known as the normal solution, and it is expressed as n. ठीक है, normality, very simple. And okay, so what do you mean by equivalent weight? So before discussing the equivalent weight, let me tell you the definition of all the three in one go. That is, okay, so first is molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. So if it is in V is ml, then you have to multiply with 1000. This is number of moles of solute. This is number of moles of solute. Okay. Now second definition is molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Okay, so the WA 1 kg of the solvent. So this is in gram. Okay, if this you are taking in gram, then you have to multiply by 1000. Okay, then normality. Normality is equal to number of gram equivalents of solute, that is WB by EA. ठीक है, gram equivalent of solute present in per liter of the solution. Okay, so this is equivalent weight. This we have to cover. ठीक है, so what do you mean by equivalent weight? So all the three definition I have explained in the slide. That what is the mean by molarity? The number of moles of solute present in 1 liter of solution. Molarity is the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. So you can see that is the molarity is not dependent on the volume. So that is why it is most of the time said that molarity is the best way to express the concentration of any solution. Why? Because this is not dependent on the volume, so there won't be effect of temperature. Okay, so that is why molarity is the best way to express the concentration of any solution. Then you comes the normality. Normality that define the number of gram equivalents. So this is the number of gram equivalents, that is this is number of gram equivalents present in 1 liter of solution, that is known as the normality. Okay, so equivalent weight we will study. If you want to calculate the equivalent weight of any acid, any base, any salt, that we will cover in the coming slides. Okay, so फर्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. सो एसिड का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मुझे बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. जैसे मान लो आपका HCl है तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, H2SO4 है तो दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मोलिकुलर वेट दिया हुआ और उसकी बेसिसिटी दी हुई है. ठीक है, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड है जैसे आपका, तो उसका मोलिकुलर वेट जो है आपका 90 है, उसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो आपका 45 हो जाएगा. ठीक है, ये एनहाइड्रस है, आप यहाँ पे नोट करिए ये एनहाइड्रस है. अगर हाइड्रस होता है तो उसका फिर आपका 126 मोलिकुलर वेट होता है और 53 जो आपका 60 अगर 123 है, जैसे मान को आपका इसके अंदर आप 2H2 और जोड़ देंगे तो H2O का अगर आप बात करें 18 दूनी 36, तो इसमें अगर 36 और जोड़ेंगे तो आपका 126 होता है और आपको 63 यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा. अगर तो वो हाइड्रस का मतलब क्या है? 2H2O. ठीक है, अगर 2H2 नहीं है तो आपका 90 बनेगा, अगर हाइड्रस है तो आपका 63 इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा. इसके अलावा अगर मान लो अल्कली है, कोई अल्कली है तो उसके लिए हमें एसिडिटी से डिवाइड करना पड़ता है. एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक है तो एक से डिवाइड करेंगे, QH में एक है तो एक से डिवाइड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो है तो दो से डिवाइड करके इसको हम जो है इक्विवेलेंट वेट जो है निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये आसान हो गया. आपका इक्विवेलेंट वेट मैंने एसिड का बताया, आपको अल्कली का बताया. उसके बाद साल्ट का. साल्ट के केस में हमें वैलेंसी से डिवाइड करना आता है. कितनी वैलेंसी है? टोटल वैलेंसी ऑफ आइटम. यानी कि आप कैसे वैलेंसी निकालते हैं, जैसे आप ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल सारे बता देता हूँ. Na2CO3 है जैसे, तो आप देख सकते हैं इसमें Na+ जो है वो 2 हैं और कार्बोनेट आयन माइनस है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोनेट आयन है और सोडियम आयन है. ठीक है, तो आपका कार्बोनेट आयन आपके देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज कार्बोनेट ऊपर कितना है? 2 है और सोडियम पे भी 2 चार्ज है, तो आपकी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2. ओके, जैसे के इसमें बात करें आपके 2K+ है और कार्बोनेट भी आपके कितने हैं? वो आपके 2 हैं. ठीक है, तो आपके चार्ज इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, तो आपका कितना होगा वैलेंसी? 2. ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं Na+ है और HCO3 माइनस है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैलेंसी कितनी होगी? एक इसकी होगी, एक इसकी होगी, तो आपका वैलेंसी इसकी 1 होगी. चार्ज देखिए आप K+ और HCO3 माइनस, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1. ठीक है, तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं. वैलेंसी का मतलब क्या है कि जो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं
ठीक है, दोनों दोनों जो कंपोनेंट है साल्ट के उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव बन रहे हैं और वो इक्वल होंगे तो आपकी जो वैलेंसी है वो कहलाएगी। ठीक है, तो अगर साल्ट को आपको इक्विवेलेंट वेट साल्ट का निकालना है तो आपको वैलेंसी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें कि अगर मान लो इक्विवेलेंट वेट आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कहीं पे, अगर मान लो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल लेट्स में लिख लूँ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, अगर आपको एसिड का निकालना है, बेस का निकालना है, साल्ट का निकालना है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे? आपको क्या करना है, मोलिकुलर वेट से, अगर एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, बेस है तो आप एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आपका साल्ट है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? वैलेंसी से, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको क्या किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो मैं अभी कमिंग स्लाइड में बताऊंगा। ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इक्विवेलेंट वेट आप एसिड का भी निकाल सकते हैं, आप बेस का निकाल सकते हैं, साल्ट का निकाल सकते हैं या कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। वो अभी हम जानेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन मस्ट नो। ठीक है, देन concept of mole, because this is also important concept because sometimes numericals are coming in exams. So what is mole? Mole is defined the quantity of substance which contain 1 gram formula weight of the substance, यानी कि 1 mole of any substance contains 6.023 into 10 power 23 atoms, ions or molecules. This is also known as Avogadro number. This is also known as Avogadro number. 1 mole of any substance contain 6.023 into 10 power 23 atoms, ions or molecules, and this is also known as Avogadro number. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 1 ग्राम फार्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस? इज द मोल। एसआई यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वो मोल होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो, मेरा कहने का क्या मतलब, जैसे मान लो आपका कोई भी एटम है, एटम की बात करो, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का अगर आप मोलिकुलर वेट देखेंगे तो कितना होता है? 23 ग्राम, यानी कि 23 ग्राम में आपके कितने एटम्स या मोलिकुल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसके अंदर, या पार्ट्स होंगे। ठीक है, जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका मोलिकुलर वेट है, फार्मूला वास है या फिर एटॉमिक वेट है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे? सिंपल है, आपके पास जो मास दिया हुआ है उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब somebody ask you how many number of moles are there, say in 46 gram of sodium, how many moles are there? So you divide 46 by molecular weight 23, that is 2 moles are there. ठीक है, how many moles are there? 2 moles. ठीक है, again repeating, simple number of moles is how many, it is mass divided by molecular weight. ठीक है, mass divided by molecular weight. So if somebody asks you number of moles, how many, calculate number of moles in 46 gram of sodium. So you divide by 23, you will get 2 moles. So 2 moles of sodium will be there in that will be equal to 46 gram of sodium. Okay, so molar solution, again molarity of definition I have given you, again writing because this is always to be written, that number of moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, that is, what is that? Number of moles of solute present in 1 liter of solution, that is known as the molarity. What is monomolar solution? Number of moles of solute present in 1 kg of solute. ठीक है, number of moles of solute present in 1 kg of solvent. ठीक है, that is known as the molarity. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent, that is known as the molarity. ठीक है, तो it is independent of the volume, so that is why it is considered to be best way to express the concentration of any solution. Okay, now this is the slide, but this slide is indicating that if you have normal or molar solution in a 100,000 ml or 1 liter volumetric flask, then it will fill up to the mark.
it will fill up to the mark, because definition is per liter of solution. Here if molar solution is there, it may not be up to the mark, it may be slightly higher or slightly lower. Why? Because in this we have the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. So weight can change depending on the density of the liquid. So this will be slightly higher or lower. That is the point which I want to say. Okay, so simple that if you have 1 molar solution, and then it may not fill up to the mark in a volumetric flask, but in case of a normal or molar solution, it will fill up to the mark. Okay, now solution I've told you that is a homogeneous mixture of solute and solvent. Standard solution whose strength is known, that is by the way of it was made from a reagent of known purity. Okay, if standard solution can be prepared from primary standard also, secondary standard also, that we will discuss now. An unknown solution that whose strength is not known, वो solution जिसके हमें strength नहीं पता उन्हें हम unknown solution कहते हैं. Standard solution are those solution whose strength is known, either that can be determined using primary standard or it can be determined by using secondary standard. Okay, so now starting the concept of standard solution. What are standard solution? Okay, they are prepared by dissolving standard substances. Okay, standard substances are the primary standards. Okay, these are the primary standards. So there are some characteristics of the primary standard. So in simple terms, what are primary standards? These are easily what are pure standards? Primary standards are those standards which can be easily crystallized, which are available in pure and crystalline state. Okay? Which primary standards are those standards which are available in pure and crystalline state, and there are some characteristics which a substance should fill to have the status of primary standard. Okay? Some characteristics must be there that a substance should fill. Okay? What are those characteristics that we will discuss now? So I'm again repeating, primary standards are those substances which are available in pure and crystalline states. जो कि pure और crystalline state में available होते हैं उन्हें हम primary standard कहते हैं. What are the characteristics? What of the primary standard? That it should be easy to obtain, to purify and preserve. ठीक है, उनको आसानी से obtain किया जा सकते हैं, अब purify कर पाएँ, preserve कर पाएँ. Hygroscopic नहीं होना चाहिए. They must not absorb moisture from the atmosphere. It should not decompose at ordinary temperature. Decompose नहीं करना है, होना चाहिए ordinary temperature पे. It should be readily soluble under the condition in which it is used. Soluble आसानी से होना चाहिए. Reaction with other reagents should be quantitative and practically quick. ठीक है, we can determine the quantity, how much quantity has been reacted. That is meaning of quantitative. It should have high equivalent weight so that error due to weighing is minimized. Equivalent weight ज़्यादा होना चाहिए ताकि weighing का जो weighing की वजह से कोई error हो तो वो उसको minimize किया जा सके. It should be fairly cheap. ठीक है, और सस्ता भी होना चाहिए. तो ये कुछ characteristics हैं primary standards की जो कि एक substance को primary standard की category में डालते हैं. ओके, तो कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहूँ जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं लैब के अंदर स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, उनके बारे में बताऊंगा. तो पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है जो कि आप देखेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, आप इसका देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है. 1.1 नॉर्मल के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा, कितना ग्राम डालना पड़ेगा वो दिया हुआ है. उसके बाद आपके पास पोटेशियम बोरेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ईडीटी है, ऑक्सैलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है. इनका कितना आपको वेट लेना पड़ेगा कि आपको 0.1 नॉर्मल अगर बनाना है तो कितना आपको 0.1 नॉर्मल लेने के लिए आपको वेट लेना पड़ेगा 1 लीटर सोल्यूशन के लिए, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे. ये सब यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल दीज आर दी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ईडीटी है, ऑक्सैलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है. तो ऑल दीज आर दी प्राइमरी स्टैंडर्ड. ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ईडीटीए, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सो ये सब जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं. Okay, now let us study about the properties of standard solution. So you have standard solution. What are their properties? Standard solutions are sufficiently stable so that it is only necessary to determine its concentration once. एक तो स्टेबल होते हैं, सफिशिएंटली स्टेबल होते हैं ताकि और काफ़ी समय तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं. रिएक्ट रैपिडली विद द एनालाइट सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द एडिशन ऑफ रिएजेंट इज मिनिमम. एनालाइट के साथ रैपिडली रिएक्ट करते हैं. ठीक है जी, तो ये जो है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो एनालाइट के साथ रैपिडली और कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं. और कम्प्लीटली क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री एंड पॉइंट आ सकें. ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री एंड पॉइंट आते हैं आ सकें तो इसलिए वो कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, रैपिडली रिएक्ट करते हैं. और जो रिएक्शन होती है वो सिलेक्टिव होती है, वो पर्टिकुलरली एक कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट होगा, बाकी जो अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं होगा. ठीक है, इट्स अंडरगो सिलेक्टिव रिएक्शन विद एनालाइट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दीज आर द करेक्ट प्रॉपर्टीज
properties of standard solution. Again repeating, sufficiently stable, react rapidly with the analyte, completely with the analyte, undergo a selective reaction. Selective reaction means that only for the they will react with only with the analyte and no other substance which is there in the solution. Some of the precautions to be taken when you are storing the solution: keep them in tightly stoppered bottles to prevent evaporation. Avoid unnecessary exposure to light. ठीक है, that silver nitrate and sodium thiosulfate, these to be kept in amber color bottle. Protect them from light. ठीक है, and dark bottles. Preferably keep solution at a reasonable uniform temperature. ठीक है, you have to keep them at a uniform temperature, and then you have to re-standardize all solution once in a month. ठीक है, you have to re-standardize the solution at least once in a month. ठीक है, so these are the precautions to be taken when storing the samples. Okay, so how to establish the concentration of standard solutions? ठीक है, I'm again and again repeating that standard solution are those solutions whose concentration is known. So they can be prepared, that standard solution can be prepared using primary standards. ठीक है, simply if we have primary standard we can prepare them. Simply we have to take a definite quantity or the required quantity and in a volumetric equivalence, and you make up the volume, the volume which you want to prepare. Okay, so that way you will have the standard solution, and secondary standard solution can be prepared from the primary standard solution. So if you have primary standard solution and you want to prepare secondary standard solution, that can be done. So if you want to prepare 0.1 NaOH and you have standardized using it using oxalic acid, then you will call that it is secondary standard solution. 0.1 normal NaOH can also be a standard solution once its concentration is known exactly. Now preparation of primary standard solution. So I told you that preparation can be done by using primary standard substances or secondary substances. So here we are preparing using primary standard solution substances. So known quantity of standard substance is dissolved in distilled water and dissolved volume is made. So volume should be made up. ठीक है, आपको वॉल्यूम जो है हमेशा मेकअप करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे, ना कि डिजोल्व करना है. डिजोल्व करोगे तो एरेनियस आएगा. ठीक है, आप कहें कि भाई मैं मुझे अगर 0.1 नॉर्मल जो है NaOH बनाना है और मैं 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँ अगर 0.4 ग्राम थोड़े से पानी में डिजोल्व करके उसको आपको मेकअप करना है. मेकअप करना ज़रूरी है, पानी नहीं डाल सकते आप. ठीक है, तो आप जो है पानी जैसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम को आपको हमेशा मेकअप करना है, ना कि डिसोल्व कर देना है. इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं. Okay, so I was telling you that if you want to prepare primary standard substances, primary standard solution, you have to take a definite quantity of the same and then make up the volume to the quantity which you want to prepare. Here you cannot do like this. I telling say I have to prepare 0.1 normal NaOH and you are taking say 100 ml of solution and then you are dissolving 0.4 gram in it. So that is incorrect. Why? Because you have to make up the volume to 100 ml. ठीक है, volume to be always made up to 100 ml. You cannot say you have dissolved it. Okay, so that's why we are making use of volumetric flask. Now these substances I have already told that some of the characteristics I have already told that they are having a constant weight, they are available in highly pure state, and they are not hygroscopic. ठीक है, so solution which will be obtained that will be of known and definite concentration, that is known as, that is why these are called as primary standard solution. ठीक है, so since the solutions which are obtained will be of known and definite concentration, so these will be called as standard solution. So standard solution definition will tell you that standard solution are those solutions whose strength is known. Okay, so how will you prepare standard NaBH and oxalic acid? So if you want to put oxalic acid and sodium carbonate, these are mostly used to standardize basic and the acidic known standard substances. ठीक है, एक्सोलिक एसिड जो है जनरली आपका NaOH KOH और जो भी बेस होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ होता है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो एसिड्स को यूज़ करने के लिए होता है, जैसे
आप अगर HCl बना रहे हैं, H2SO4 बना रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हैं, तो इनका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है तो आप सोडियम कार्बोनेट से बनाना पड़ेगा। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इनकी सारी, इसका मतलब क्या है, ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं ये फुलफिल कर रहे हैं। और अगर मान लो आपको N/10 ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो आप क्या करेंगे, अगर 1 लीटर में बनाना है तो 6.3 ग्राम 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक ग्लास में लेके आप जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर मेकअप कर देंगे। अगर N/10 सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बनाना है तो 5.3 ग्राम वॉल्यूमेट्रिक ग्लास लेके आप उसको 1 लीटर मेकअप कर देंगे पानी से। तो आपका वो जो है स्टैंडर्ड जो है N/10 सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बन जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये एसिड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ होता है, जो HCl या H2SO4 के लिए यूज़ हो सकता है। ऐसे ही मैंने बताया जैसे ऑक्सैलिक एसिड है वो बेस के लिए यूज़ होता है, तो NaOH और KOH को जनरली जो है वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारा ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया जाता है। उसके अलावा देखिए आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस देख सकते हैं। मैंने बताया आपको सेकेंडरी सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट अवेलेबल इन प्योर एंड क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल एंड दे आर नॉट फुलफिलिंग द करैक्टरिस्टिक्स विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो फुलफिल नहीं करते हैं, और they are not available in pure and crystalline state, so we have to standardize them. We are say NaOH is there, its molecular weight is 40, so if you think that by dissolving 0.4 gram and making up the by adding 0.4 gram in a 100 ml volumetric flask and making up the volume to 100 ml, that will give you 0.1 normal NaOH. So that is not correct. Why? Because this is not a primary standard substance. ठीक है, so you have to standardize, you have to first determine its normality using primary standard and then accordingly dilute it to have the required concentration. ओके, वो कैसे करते हैं हम बताते हैं। तो धीरे धीरे अब जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो सब्सटेंसेस हैं, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इंपॉर्टेंट जो लैब में बनाए जाते हैं, वो उनके बारे में हम क्विकली कवर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड N/10 NaOH solution. So this is NaOH, so we will use primary standard substance which is oxalic acid. Here what we are using standardizing NaOH, that is the oxalic acid. So here it is written oxalic acid. Okay, now what is the standard solution? Again I've told you that whose strength is known. So the standard solution I've told you, NaOH is not a standard substance and need to be standardized against solutions, and I already told you that NaOH is not a standard substance because it's not fulfilling the characteristics of primary standards. Then indicator which we have to use is phenolphthalein indicator, and endpoint is 8.3. ठीक है, whose endpoint is 8.3. So reaction is given on the slide. So you see NaOH plus oxalic acid give you sodium oxalate plus water. ठीक है, simply acid base reaction is there. Okay, acid plus give you salt plus water. This is the reaction which is taking place during the titration. Okay, so first what I will do, I will prepare the 100 ml of 0.1 normal NaOH solution. Okay, because I told you this is not a primary standard, so I will take slightly higher. Actually the molecular weight of NaOH, but I am taking NaOH is 40, but I am taking its molecular weight of NaOH is I am taking as 45. Here I am taking 0.45 instead of taking 4.40. Why? Because I am expecting that the solution will be a little concentrated, it won't be higher than 0.1 normal, and we can easily able to dilute it. So it is easy to dilute rather than to concentrate. We cannot concentrate. अगर मान लो 0.1 से कम हो जाता है सोल्यूशन तो आपको कंसनट्रेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अच्छा है कि आप जो है ज़्यादा अमाउंट लेके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना के उसको डिल्यूट करें तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू डिल्यूट रेदर देन टू कंसनट्रेट। अब 0.45 ग्राम NaOH पैलेट्स ले लीजिए, उसको थोड़े से पानी में मिला के उसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तक मेकअप कर दीजिए, तो वो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो 100 ml जो है 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। अभी जो ये सोल्यूशन बना है वो ज़रूरी नहीं है 0.1 नॉर्मल होगा, क्योंकि ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस नहीं है, जरूरी नहीं है वो 0.1 नॉर्मल होगा। तो मुझे इसको स्टैंडर्डाइज करना है किससे? ऑक्सैलिक एसिड से। तो ऑक्सैलिक एसिड बनाना बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का मैंने आपको बताया कि ऑक्सैलिक एसिड अगर तो हाइड्रस है, हाइड्रस का मतलब 2H2O जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो मोलिकुलर वेट होगा 126 होगा और इक्विवेलेंट वेट होगा 63 होगा। तो आप 0.63 ग्राम लेके 100 ml वॉल्यूमेट्रिक उसमें 70 ml पानी में डिजोल्व करके उसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml मेकअप कर दीजिए, तो आपका जो है 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, वो 0.1 नॉर्मल ही होगा क्योंकि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। इसके बाद जो आपने NaOH फिल किया है, अब इसको 0.1 नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको हम करेंगे फिल द ब्यूरेट विद द प्रिपेयर्ड NaOH सोल्यूशन। सो यू दिस इज नॉट 0.1 नॉर्मल, यू कैन राइट दैट फिल द ब्यूरेट विद द प्रिपेयर्ड, जो आपने बनाया है उससे आप ब्यूरेट को फिल कर देंगे। 10 ml जो 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड आपको फ्लास्क में लेना है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल देना है और NaOH से टाइट्रेट करना है जब आपका पिंक कलर आ जाए, क्योंकि आपका बेस डल रहा है तो आपका एंड पॉइंट फिनोप्थिलीन का 8.3 होता है। तो जब आपका एंड पॉइंट आ जाएगा
उस पर आपको टाइटर वैल्यू नोट कर लेना है और नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे N1V1 इक्वल टू N2V2 से निकलेगी। अब N1V1 क्या है, यहाँ पे इस साइड मैंने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया है और इस साइड मैंने NOH ले लिया है, ठीक है। तो आप देखिए मुझे इससे नॉर्मलिटी की निकल जाएगी, जो भी मेरी टाइटर वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट करके आपका जो है नॉर्मलिटी NOH की निकाल दूंगा। N2 इक्वल टू N1V1 डिवाइड बाई V2, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी N1 आपका 0.1 है, 10 हो गया, तो ये 1 हो गया, 1 डिवाइड बाई जितना भी आपका वॉल्यूम यूज हुआ होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कम यूज़ होगा। आप देख सकते हैं अगर 10 ml है तो आपका 9 ml यूज़ हो सकता है, ठीक है। 9 ml मान लो यूज़ हुआ है, तो ये कितना नॉर्मल बन गया, 0.11। सो 0.1 नॉर्मल बन गया है आपका। तो 0.11 नॉर्मल को अगर आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल, तो आपको इसका कितना लेना पड़ेगा कि आपका 0.1 नॉर्मल बन जाए, कितना, 100 ml, क्योंकि आपको 100 ml ही बनाना है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.11। सो इसका कितना लेना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 0.11, ठीक है। सो दैट विल बी 100 डिवाइड बाई 11, दैट इज इक्वल टू 9। पॉइंट जीरो, ठीक है, 99 1 दैट इज 0 something. So means you have to take around 9 ml and then volume of the solution which you have prepared make up the volume to 100 ml, ठीक है। if you are preparing 10 ml then 9 ml to be made up to 10 ml. if you are preparing 100 ml then it will be accordingly different, then you will have to take 90 ml to make up the volume to 100 ml, okay. So what I'm saying is that this is how you are preparing the standard solution of non primary substances, ठीक है। non primary means say NOH is there, KOH is there, HCl is there, HHSO4 is there. How will you prepare that, we will know. So this NOH you have prepared using oxalic acid. First what you have to do, you have to do titration with the primary standard, and then once you know the normality of the solution which you have prepared, you have to accordingly dilute it to have the required concentration and required volume, ठीक है, very easy. Now you say this is the titration which is shown, so you have to take a 10 ml of N/10 and oxalic acid in a conical flask, and then sodium hydroxide to be taken to be standardized on a burette, and then you add 2 to 3 dips of phenolphthalein, so you will have the pink color endpoint, okay. So you will have the pink color endpoint. So after it is obtained, then titration you will be able to know the normality, and followed by the that dilution of it, okay. Now but in the slide shows the approximate strength of the concentrated acids which are generally available, ठीक है। so what slide shows the approximate strength of these concentrated acids which are generally available. So in the market if you see that acetic acid is available at a concentration of 16 normal, HCl 12 normal, nitric acid 16 normal, sulfuric acid is 36 normal, phosphoric acid is 45 normal, okay. So these are the strength of the concentrated acids which are generally available. So if you buy a bottle of nitric acid from the market, these are the concentrated acid, okay. If you buy a bottle of concentrated nitric acid from the market, it will be around 16 normal. If you buy a bottle of phosphoric acid from the market, it will be around 45 normal, okay. Now we will prepare how to prepare the acids standard acid solution ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। हमें अगर मान लो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है HCl का, H2SO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का, HNO3 का, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है या कि नॉन प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, उनका मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में आते हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो पहले तो आपको उसकी नॉर्मलिटी को चेक करना है। कमर्शियली अवेलेबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर वो HCl है तो अराउंड जो है 12 नॉर्मल का ही होगा, लेकिन पहले हमें उसकी नॉर्मलिटी का एग्जैक्ट पता करना होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक बार लाइन पढ़ते रहते हैं फटाफट। HCl सोल्यूशन नीड टू बी स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट सोडियम कार्बोनेट टू डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन एक्यूरेटली। HCl को आपको स्टैंडर्डाइज करना है। व्हेन ए एसिड रिएक्ट विद अल्कली साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, सो ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस इज द रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन वी आर स्टैंडर्डाइजिंग द HCl सोल्यूशन, दैट सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव यू 2 NaCl एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टू टेक मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर should be used। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू बी यूज्ड when titrating a solution of weak alkali against a strong acid। ठीक है, so we have to use methyl orange indicator when titrating a solution of weak alkali against a strong acid। sodium carbonate plus HCl give you NaCl plus H2O carbon dioxide। reagents क्या है, HCl है आपका, सोडियम कार्बोनेट है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो आपका सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आपको जो अब इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज की यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है, तो इसलिए आप इसमें मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको किसी भी एसिड को सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है तो आप वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हर एक बोतल पे कुछ कुछ लेबल्स होता है, लेबल में कुछ दिया होता है। जैसे आपका HCl है, HCl की अगर आप बोतल देखेंगे उठाएंगे तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी होगी, एक इक्विवेलेंट वेट दिया होगा या मोलिकुलर वेट दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे, और परसेंटेज ऐसे दिया होगा। परसेंटेज ऐसे का मतलब होता है कितना प्योर है वो। ठीक है, अगर मान लो 37% प्योर है तो वो उसके अंदर 37% जो है HCl की कंसनट्रेशन है। ठीक है, तो कितना प्योर है वो एसिड, उसको हम कहते हैं परसेंटेज ऐसे। ठीक है, तो आपको अगर पहले तो आपको बोतल पे ये चीज़ें देखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, इक्विवेलेंट वेट कितनी है, वो सब बोतल पे दिया हुआ है, परसेंटेज ऐसे दिया हुआ है। इस फार्मूले आप ये वैल्यू पुट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा ये नॉर्मल कितना है। अगर मान लो HCl है तो वो अराउंड 12 नॉर्मल होगा, क्योंकि अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है तो इसलिए हो सकता है वो 11.11 नॉर्मल हो। ठीक है, हो सकता है वो 11 पॉइंट समथिंग नॉर्मल हो, 11.11 नॉर्मल से। ठीक है, तो पहले तो आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगी ऐसे। ठीक है, और जब आपको कंसंट्रेशन पता चल जाती है तो आपको फिर उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना आपको बनाना है वो आप उसको बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब जैसे 11.1 है, इसका मुझे हम कितना लेना पड़ेगा कि मुझे 100 ml मिल जाए कितना, जैसे मान लो 0.1 नॉर्मल बना रहे हैं तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका 10 डिवाइडेड बाई 11 हो गया लगभग ऑलमोस्ट, सो ये आपका होगा 0.9। ठीक है, तो 0.9 ml लेके आपको कितना करना है, वॉल्यूम जो मेकअप करना है 100 ml, तो वो अप्रोक्सीमेट 0.1 होना चाहिए। अब मुझे अगर वो 0.1 है कि नहीं है वो मैं कैसे चेक करूँगा, टाइट्रेशन करके किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट अगर 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट बनाना बहुत ही आसान है, 0.53 ग्राम लेके 100 ml मेकअप कर दो तो वो आपका 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। उसको आपने कोनिकल फ्लास्क में 10 ml लेके मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर करो और टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो, और जो कलर आएगा आपका, क्योंकि आप टाइट्रेशन किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ कर रहे हैं, तो एसिडिक कंडीशन में जो आपका जो कलर एंड पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए और इनिशियल कली क्या आना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंडीशन में जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर का होता है और एसिडिक कंडीशन में जो है वो रेड कलर का होता है, तो आपका जो एंड पॉइंट होगा वो रेड कलर होगा। ठीक है, तो तब तक आपको उसको टाइट्रेट करना है। ठीक है, तो जो भी टाइटर वैल्यू आएगी उससे आप पता लगा पाएंगे N1V1 इक्वल टू N2V से देख सकते हैं आप यहाँ पे N1V1 इक्वल टू N2V2 से आप पता लगा पाएंगे। और अगर एक साइड आपको सोडियम कार्बोनेट की चीज़ें रहेंगी, जैसे N2, जैसे अगर मान लो ये सोडियम कार्बोनेट का है Na2CO3, इसमें आपको पता है कि N1.1 है, V1 जो 10 ml लिया था आपने, N2 आपका निकल जाएगा जो भी टाइटर वैल्यू आई है। उसके बाद जो भी नॉर्मलिटी आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा नॉर्मल की होगी, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर वॉल्यूम लेते हैं तो ज़्यादा नॉर्मलिटी का आपको बनाना अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज़ ईजी टू डाइल्यूट रेदर देन टू कंसनट्रेट। डाइल्यूट करना आसान है, कंसनट्रेट करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे मान लो आपका आपने नॉर्मलिटी चेक की 0.11 है, इसको फिर तो आपको 0.1 बनानी है, तो आपको इसका कितना लेना पड़ेगा ताकि 0.1 नॉर्मल मिल जाए आपको 100 ml। तो आप अकॉर्डिंगली जो भी कैलकुलेशन आएगी उतना ml लेके वॉल्यूम जो मेकअप है 100 ml कर दोगे तो आपका जो है 0.1 नॉर्मल जो है HCl सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं कि आप कोई भी एसिड को कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं लैब में।
ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ लेबल पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्विवेलेंट वेट परसेंटेज ऐसे दिया होगा, वो आप वैल्यू पुट करके नॉर्मलिटी पता लगाओ। नॉर्मलिटी पता लगा के उसको स्टैंडर्ड सब्सटेंस से जो कि सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, उससे स्टैंडर्डाइज करो, उससे टाइट्रेशन करो और उससे नॉर्मलिटी निकाल के, और नॉर्मलिटी निकाल के आप इक्विवेलेंट डाइल्यूट करके आपको जो कंसनट्रेशन चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई इसकी कंसनट्रेशन इतनी है, तो मैं कहूँगा यस दिस इज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट ट्रेंड है। इनिशियल जो है मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर होता है और बाद में जाके रेड कलर हो जाता है। ठीक है, आफ्टर टाइट्रेशन। ठीक है, सो 10 ml of n by 10 sodium carbonate solution. Here hydroxylation 2 to 3 drops of methyl orange to be added. Okay, now another important primary standard to be prepared is n by 10 silver nitrate. ठीक है, so silver nitrate जो है जनरली जो हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर, उसको कैसे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो हम NaCl से स्टैंडर्ड करते हैं, क्योंकि NaCl भी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इससे हम इसको सिल्वर नाइट्रेट को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव यू सिल्वर क्लोराइड एंड NO3। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ कि क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट n by 10 सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूजिंग पोटाशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। तो देख सकते हैं आप, एक तो आपको याद रखना है कि पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करना है। ये पोटाशियम क्रोमेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट नहीं है, ये मिस्टेक करते हैं सारे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर है। ओके, सो रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो अगर मान लो हम कैसे कर रहे हैं, जैसे टाइट्रेशन का क्या प्रिंसिपल है कि पहले तो क्या होगा, जो आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जो है NaCl के साथ रिएक्ट करके आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा, वो जो कि वाइट प्रेसिपिटेट का होगा। ये NaNO3 नहीं, ये सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट है, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड इज वाइट प्रेसिपिटेट का बनेगा। ठीक है, और जब सारा के सारा NaCl कंज्यूम हो जाएगा तो आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो पोटाशियम क्रोमेट से रिएक्ट होकर आपका सिल्वर क्रोमेट बना देगा, जो कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का होगा। ठीक है, तो जो आपका एंड पॉइंट होगा तो वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा बॉटम पे। ठीक है, जो आपका एंड पॉइंट होगा वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा बॉटम पे, और जो वो टाइटर वैल्यू आएगी उस टाइटर वैल्यू से आप जो है कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपके कितने नॉर्मल का सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको अगर स्टैंडर्डाइज करना है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को, तो आप स्टैंडर्ड n by 10 सोडियम क्लोराइड सोल्यूशंस यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको मैंने आपको बता दिया कि आपको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है लेना है। सिल्वर नाइट्रेट को आपको NaCl से स्टैंडर्डाइज करो, क्योंकि NaCl एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो मैंने आपको रिएक्शन सारी बता दी। तो पहले क्या होगा कि आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो NaCl के साथ रिएक्ट करके आपका जो वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का बनेगा, और जब सारा NaCl कंज्यूम हो जाएगा वो पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है सिल्वर क्रोमेट का बना देगा। ठीक है, तो वो एंड पॉइंट होगा। जो भी टाइटर वैल्यू आएगी उससे आप पहले तो नॉर्मलिटी पता कर लेंगे कि जो आपकी सिल्वर नाइट्रेट की नॉर्मलिटी बनी है, उसके बाद अकॉर्डिंगली डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं AgNO3 की, हम कैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो देख सकते हैं पहले AgNO3 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1.69 होता है, 169.87 होता है। ठीक है, तो हम स्लाइटली हायर लेंगे क्योंकि वी नो दैट इट इज इजी टू डाइल्यूट रेदर देन टू कंसंट्रेट। तो आप 1.72 ले लेंगे AgNO3। ठीक है, तो 1.2 ग्राम लेके सिल्वर नाइट्रेट का उसको जो है 100 ml जो है आप मेकअप कर देंगे। तो आपको जो है 0.1 नॉर्मल जो है 0.1 नॉर्मल approximate, not exactly 0.1 normal, it will be slightly higher because we have taken 1.72 gram of Ag silver nitrate and you make up the volume to 100 ml, so it will be of some normal around 1 normal. Okay, so store in amber colored bottle. AgNO3 is sensitive to light, so you have to always store in amber colored bottle. Okay, now standard is to be done with NaCl. So NaCl, you know, molecular weight is 58.5 gram. So this is standard substance. Simply you take 0.585 gram in a 100 ml volume flask, make up the volume to 100 ml, you will have 0.1 normal NaCl. Simple. Okay, and then we will carry out the titration. You fill the burette with a silver nitrate solution, 10 ml of NaCl you take in a conical flask, add 5% potassium chromate solution and titrate use until a reddish brown precipitate is obtained. You will know how much normal is this. N1 V1 divided by V2. So N1 is say if V1 is 10 ml and N1 is 0.1 normal, because NaCl was 0.1 normal. Whatever titer volume has been obtained for AgN, so you put it here, you will have the normality.
So again, it will be slightly higher because we have taken slightly, so it is 0.12 normal. And how much this of this to be taken to have 0.1 normal into 100 ml of how much you want to prepare, 0.1 normal. That way you take that much quantity and make up the 100 ml. That will give you 0.1 normal AgNO3. Okay, so this is how we are preparing the standard solution of AgNO3. So once we know that it is concentration, now since we know the concentration exactly, so we will call it standard solution, standard 0.1 normal silver nitrate solution. ठीक है, preparation of a silver nitrate solution, how to standardize it, how to titrate it, that we have covered. So very simple. How to always remember that silver nitrate is always to be standardized using potassium chromate, using sodium chloride, which is a primary standard substance, using potassium chromate as indicator. Okay, now another important part, this very important, please listen very carefully, that how to prepare standard N/10 sodium thiosulfate solution. तो सोडियम थायोसल्फेट जो सोल्यूशन है उसको हम स्टैंडर्डाइज किससे करते हैं, पहले तो आपको वो बता दूं मैं। आप सोडियम थायोसल्फेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट से स्टैंडर्डाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिंपल, दैट हाउ स्टैंडर्ड जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या प्रिंसिपल होता है, पहले मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको सारी कैलकुलेशन और वो बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड के से, ठीक है, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड के से आयोडीन को रिलीज करता है। ठीक है, जो आपका ये आपका प्रिंसिपल है कि आपको HCl का यूज़ करेंगे, Ki का यूज़ करेंगे, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड Ki से आयोडीन को रिलीज करता है। वो आयोडीन को हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। ठीक है, वो जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम जो आयोडीन है उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। ठीक है, तो आपका जो स्टार्च है वो जो आपका आयोडीन होगा वो यहाँ पे आयोडाइड आयन भी बनेगा, तो आयोडाइड आयन और आयोडीन मिलके ये ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ट्राई आयोडाइड आयन। और स्टार्च जब ट्राई आयन के साथ कंबाइन होता है तो स्टार्च आयोडीन कम्प्लेक्स भी बनता है जो कि ब्लू ब्लैक कलर होता है। और जब हम फर्दर टाइट्रेशन कर रहे होंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ तो ये जो स्टार्च आयोडीन कम्प्लेक्स बना है वो ब्रेक होकर आयोडाइड आयन रिलीज फिर हो जाएगा और जो आपका सोल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन कलर हो जाएगा। सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, इसमें आपको सोडियम थायोसल्फेट आपको पहली बात तो ये याद रखना कि इट इज ऑलवेज स्टैंडर्डाइज यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एसिडिफाइड के से आयोडीन को रिलीज करता है, वो जो आयोडीन है सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम टाइट्रेट करते हैं और यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर, तो आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो आपका ग्रीन कलर का होगा और उस एंड पॉइंट से हम कंसनट्रेशन या फिर जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोलिकुलर वेट, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि इसका मोलिकुलर वेट तो 294 है तो हम 49 कैसे इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। आप देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मोलिकुलर वेट है 294 है तो ये इक्विवेलेंट वेट 49.03 क्यों से आ गया। सोडियम सल्फेट का तो 248.18 है और इसका इक्विवेलेंट वेट सेम रह गया, ऐसा क्यों है वो अब जानना है। ठीक है, तो ये केस है आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। मैंने आपको बताया था कि जब इक्विवेलेंट वेट हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल निकालना पड़ता है। क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो यहाँ पे क्या है आपका 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपका 2x x इक्वल 0, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे x कितना आ गया 6। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं 6 से लेकर 3 तक चला गया है ना ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 3। तो 3 तो हुआ एक क्रोमियम एटम के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, Cr2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल कितना होगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपको जो मोलिकुलर वेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका 49.03 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 49.03 आता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का आपको निकालना है तो आपको मोलिकुलर वेट को चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम एक्स फैक्टर भी बोलते हैं,
ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसको हम एक्स फैक्टर भी बोलते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की बात करें, इस रिएक्शन में अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 + 2x - x कितना होगा ये आपका, इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 2। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, और 2 + 4x - 12 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू हाउ मच, 10, और x इज इक्वल टू 5/2। ओके, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना होगा, 2 से 5/2। तो फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 1/2। 5/2, 5/2 - 2, 1/2। अब क्योंकि सिंस एक के लिए 1/2 है, तो दो के लिए 1/2 इंटू 1, ठीक है, 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो आपका जो मोलिकुलर वेट है, आपको उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर देना है, तो वो आपको जो है इक्विवेलेंट वेट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक से डिवाइड करेंगे तो 248 को अगर एक से डिवाइड करेंगे तो आपका 248.18 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट को हम हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट से करते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं फटाफट। तो आपको पहले सोडियम थायोसल्फेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सोडियम थायोसल्फेट बनाने के लिए आपको देख सकते हैं, आपको अगर 2.48 है, तो अगर इसको 0.1 नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करेंगे, 2.5 ग्राम लेके उसका 100 ml मेकअप कर देंगे, तो आपको वो 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट होना चाहिए। लेकिन नहीं है कि नहीं, वो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने 2.5 लिया, स्लाइटली हायर लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि इट इज़ ईजी टू डिलीट रेदर देन टू कंसंट्रेट। ठीक है, और उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, पहले पोटेशियम स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेना है। वो बनाना आसान है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 49.03 है, तो आप 0.49 लेके, और 0.49 लेके आप उसको जो है डिजोल्व मेकअप कर देंगे 100 ml, तो आपका वो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट ही होगा, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। उसके बाद आपको 25 ml जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको 250 कॉनिकल फ्लास्क में लेके उसमें 2 ग्राम जो है के डालना है, और 10 ml जो है 2 नॉर्मल एचसीएल डालना है, क्योंकि एसिडिफाइड के चाहिए हमें। एसिडिफाइड के मतलब आपने एचसीएल का यूज़ किया है एसिडिफाइड करने के लिए के को, तो मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड के से आयोडीन को रिलीज करेगा। उसको मिक्सिंग करनी है, स्टैंड करना है फॉर ए वाइल, एंड डार्क के अंदर ही रखना है, क्योंकि केमिकल्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, देन यू हैव टू टाइट्रेट यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। और ये या तो इनिशियली आप ब्लू कलर तक कर सकते हैं, फिर आपको स्टार्च सोल्यूशन डालना है, ब्लू कलर आ जाएगा, फिर उसको सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करना है, तब तक आपको टाइट्रेट करना है जबकि ग्रीन कलर ना हो जाए। ठीक है, तो आप ये बीच वाला स्टेप अगर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्च सोल्यूशन डाल के, जो भी आपका इनिशियली में इतना आया, आपको थोड़ी देर रख के डार्क में, और उसके बाद जो है आप डायरेक्ट स्टार्च इंडिकेटर डालिए और उसको ग्रीन कलर एंड पॉइंट तक टाइट्रेट कर दीजिए। जो टाइटर वैल्यू आएगी वो आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि N1V1 = N2V2 आपने 25 ml लिया था, 0.1 नॉर्मल आपका जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट था, और वॉल्यूम जो भी टाइटर वैल्यू आई पुट करके आपको पता चल जाएगा कितने नॉर्मल का सोल्यूशन आया। क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल का आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो उसको हम डाइल्यूट करने के लिए वही फार्मूला N1V1 = N2V2 या NaVA = NbBV लगा के हमें कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा डाइल्यूट करने के लिए, टू दैट द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन दैट वी कैन हैव। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं लैब में। धन्यवाद।